हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अभी तक हमने इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर किया था। अब हम बात कर रहे हैं आगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ठीक है ना, एनर्जी बैंड इन सॉलिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एनर्जी बैंड, देखो मैं स्टार्ट करूँगा बोहर मॉडल से। ठीक है, बोहर मॉडल आपने पढ़ा था, वहाँ ही पढ़ा था कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके पास एक फिक्स नॉन रेडिएटिंग एनर्जी होती है। ठीक है ना, वो अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, एक डेफिनेट एनर्जी होती है उसकी। ठीक है ना, बट जब ये एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, किसी सॉलिड क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सॉलिड क्रिस्टल का मतलब क्या है कि सॉलिड शेप में वो उसकी फिक्स्ड शेप होगी और फिक्स्ड पोजीशन होगी। क्रिस्टल का मतलब होता है जहाँ पर जितने भी एटम्स हैं उनकी अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल के बारे में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड पोजीशन हो हर एक एटम की, उसको मैं बोलूँगा सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, तो हमारे बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, पर जब ये क्रिस्टल में आ जाते हैं तो एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से उनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ी सी वेरिएशन आती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम 1 is influenced by atom 2 when atom 1 and atom 2 are very close to each other। अगर ऐसा होता है तो उनकी एनर्जी पर इनकी एनर्जी पर वो एक दूसरे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लो ये एटम 1 जो है वो यहाँ पर आइसोलेटेडली रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठाट से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट है। पर वही एटम 1 अगर एटम 2 के नियर बाय में आ जाएगा, एटम 3 के नियर बाय में आ जाएगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होगा वो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, थोड़ा सा फर्क होगा, उसमें चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये 2 और 3 इसको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। तो ये तो था भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है जब वो किसी दूसरे एटम के नियर बाय में होता है या किसी क्रिस्टल में रखा होता है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक, मैं आपको अब एनर्जी बैंड के बारे में बता देता हूँ कि एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड देखिए क्या कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं एक क्रिस्टल के अंदर। एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे, हर एक एटम का अपना अपना अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। तो एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है ना, और उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम एरिया में क्या होगा, ये इस तरह के एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है ना, जहाँ पर हम सब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को लेकर चलते हैं, ये मेरे पास एक सिलिकॉन का आइटम है जो कि ओरिजिन पे रखा है। ठीक है ना, और ये मेरे पास एक सिलिकॉन का आइटम है जो कि इससे बहुत दूर रखा है। तो हम ये देखेंगे, ये अगर सिलिकॉन की ही बात कर रहा हूँ तो बेटा 1s2 2s2 2p6 इस तरह से एनर्जी लेवल बनेगा, 3s2 3p6 इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि देखो 1s2 2s2 2p6 3p2 और ये सॉरी 3p2 3s2 आएगा, सॉरी 3s2 और ये 3p2 इस तरह से बन रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर तो इक्वल स्पेसिंग थी। देखो आपको ये चीज़ें पता होंगी केमिस्ट्री की थोड़ी सी, कि एस के अंदर जो है एक एनर्जी लेवल होता है जिसमें एक अप स्पिन होती है, एक डाउन स्पिन होती है। इसी तरह से पी में जो है वो 3 सब शेल होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से होता है। और डी में 5 होते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, हमारे पास n एनर्जी लेवल्स हैं। हम अगर ऐसा मान रहे हैं, कितने हैं, n एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है ना, n जो है वो एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, इस सिलिकॉन के एटम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने एटम हैं, n एटम हैं, हर एक एटम के पास जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है n एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, या और सिंपल ले लो, हमारे पास n एटम्स हैं। ठीक है ना, उसमें n एनर्जी लेवल होंगे, तो जो 3s होगा, ठीक है ना, इसके अंदर 3s के अंदर n एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है ना, n एनर्जी लेवल्स होंगे, ऐसा समझ लो।
और उस n एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मैं बात करूँ 3p की, तो 3p के अंदर कितने होंगे, यहाँ पर 3n एनर्जी लेवल्स होंगे और 3n में से सिर्फ n एनर्जी लेवल से फिल्ड होंगे और 2n क्या होंगे, खाली, क्योंकि 3p के अंदर कितने सब शेल होते हैं, p के अंदर 3 होते हैं, n एटम है तो 3n हो गए, n फिल्ड हैं क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2n क्या हो जाएंगे, अनफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। p के अंदर सब शेल होते हैं 3, पर एक एटम थोड़ी है, n एटम्स हैं, तो n एटम्स के लिए कितने एनर्जी लेवल्स हो गए, 3n। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो कितना एनर्जी लेवल फिल्ड हो गया, n फिल्ड हो गया, कितने बच गए, 2n बच गए। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो खैर ये तो सिंपल मैंने आपको बताया, एक एटम के लिए कर रहा हूँ मैं, पर ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी आपको। अच्छा देखो, अब मान लेते हैं भाई ये इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना, मान लो इसको अलग अलग नाम दे देता हूँ, ये डी पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और इसको ले लेता हूँ मैं ओरिजिन, इसको ओरिजिन ले ही लिया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और r की वैल्यू क्या है, जो है वो d है, और d बहुत बड़ा है किससे, a से। a क्या है यहाँ पर, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यानी दो एटम्स के बीच का गैप, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो ये लेवल्स जो है ना, देखो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें पता है कि s के 2 एनर्जी लेवल्स हैं वो फील्ड हैं और यहाँ पर p के भी 2 एनर्जी लेवल्स जो हैं वो फील्ड हैं, यानी 3s1 3s2 3p1 3p2 फील्ड है, क्लियरली पता लग रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा और डिस्टेंस कम कर दी, हम मान लीजिए यहाँ आ गए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ c, ठीक है ना, ये फर्स्ट लिया, सेकेंड r इज इक्वल टू c है और c इज ऑल्सो ग्रेटर देन a, बहुत बड़ा नहीं है पर a से बड़ा है, ठीक है जी। अब भी दोनों एनर्जी लेवल अलग अलग डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। उसके बाद जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है, वो ग्राफ जो हमें मिलेगा कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब हम इस पॉइंट पर आ गए, मान लीजिए इसको ले लेता हूँ मैं b, ठीक है ना, r इज इक्वल टू b और b इज ऑल्सो ग्रेटर देन a, ये बड़ा है उससे, ठीक है ना। यहाँ पर ले लो ग्रेटर देन ही और यहाँ लिख लो b इज ग्रेटर देन a, ठीक है ना। तो जो एनर्जी गैप होगा बिटवीन 3s एंड 3p जो लेवल्स हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एनर्जी लेवल है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है, एकदम से गायब, पता ही नहीं है ये 3s के फील्ड है यहाँ पर या 3p के फील्ड हैं, कोई डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। पर ये ज़रूर पता है हमें कि हमारे पास एक एनर्जी लेवल तो इसका फिल होगा, या आप ये कह सकते हैं, देखो टोटल कितने बनेंगे, p के 3 और s के 1, तो 4 एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमें ये पता है कि जो एनर्जी है ना हमारी वो 4 एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है ना, ठीक है, ये यहाँ तक कंफर्म हो गया। पर अगर ऐसा हो कि r इज इक्वल टू a हो जाए, नेक्स्ट स्टेज में r इज इक्वल टू a हो गया, यानी क्या है कि अब जो सेपरेशन है वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर फिर अब देखो क्या हुआ, ये तो आपके फील्ड लेवल्स हो गए और ये आपके कौन से हो जाएंगे, अनफिल्ड लेवल्स हो जाएंगे, यानी 2 एनर्जी लेवल्स तो हमारे पास फील्ड है और 2 हमारे पास क्या है, खाली। 2 कहाँ से आ गए, अब 2 ऐसे आ गए बेटा कि 1 यहाँ का और 3 यहाँ के, ठीक है ना, 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, 6 होंगे, ठीक है ना। उसमें से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसका मतलब एक एनर्जी लेवल तो इसका फील्ड हो गया और एक इसका फील्ड हो गया, तो टोटल 2 फील्ड हो गए और 2 क्या हो गए, खाली हो गए। तो यहाँ पर ये अब ये कन्फर्मेशन हो गया कि ये किस लिए हुआ, कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ऐसा हुआ, जब सेपरेशन इंटर एटॉमिक सेपरेशन के बराबर हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है ना। उससे पहले हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे थे। अब देखो मान लो यहाँ पर मैं एक पॉइंट a डैश ले लूँ, तो हमें पता ही नहीं है कौन सा फील्ड है और कौन सा खाली है, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं है कौन सा फील्ड है और कौन सा खाली है। पर जब यहाँ इस a पॉइंट पर आए तो हमें ये पता है कि 2 फील्ड हैं और 2 खाली हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग एक एनर्जी बैंड बन जाता है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2n एनर्जी लेवल्स फील्ड हैं और यहाँ पर 2n एनर्जी लेवल्स खाली हैं, तो ये बैंड बन गया। इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है, जो नीचे है ना इसको हम क्या बोलेंगे,
वैलेंस बैंड बोलेंगे, ठीक है ना। वैलेंस बैंड ये फील्ड है आपका, और ये क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड गैप। जो हाईएस्ट एनर्जी बॉन्ड है जो कि फील्ड है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो कि फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। और जो आपका ये कह सकते हैं कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो खाली हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड गैप। और जितना ये बैंड गैप ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी वो फ्लो कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी फ्लो कर पाएगा। तो इसी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं इसको, कंडक्टर्स को। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स में जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर चुका होता है, यानी कोई गैप नहीं होता। और अगर इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में सफिशिएंट गैप होता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की तो वहाँ पर गैप जो है वो अप्रोक्सीमेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। किस किस के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर क्या होता है, ओवरलैप होते हैं, कोई गैप नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बीच में, ठीक है।